जी आपके पास आना चाहूँगा, आपके विचार सुनना चाहूँगा, और खासकर आप शुरुआत से सब कुछ सुन रहे हैं, तमाम बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आप पूरी बात समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, पूरी पैनी नज़र रख भी रहे हैं आप। आखिर इसे क्या इस वक्त, जबकि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए, या एक ट्रस्ट में ये गड़बड़ घोटाला है उस रूप में देखा जाए, किस रूप में इसे देखा जाए? जबकि योगी और मोदी को एक तरफ से हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भाजपा पलटवार कर रही है। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं कि इसको राजनीति से प्रेरित मानकर देखें हम, क्योंकि कोई परेशानी क्या है अगर इसमें विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं चुनाव के पूर्व, और ये कोई बहुत पुराना मामला नहीं है कि इसको उठाया जा रहा है, 4 साल पुराना है और उसको चुनाव के टाइम पे उठाया जा रहा है। बहुत नज़दीक का मामला है, मार्च का मामला है, और कोई ऐसा विपक्ष ने काम भी नहीं किया कि उसको खोद कर लाए हों। और वो जो सज्जन हैं पांडे जी, उनका अयोध्या से संबंध है, पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, और विपक्ष अगर किसी मुद्दे को उठाना चाहता है चुनाव के पहले तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, और हो सकता है कि इस मुद्दे को एक बड़े हथियार के तौर पर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मैं 2-3 चीज़ें जो अभी कहा टंडन साहब ने, उसके आगे की बात करना चाहता हूँ। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, आपने इतिहास बताया, रथ यात्रा और बाबरी विध्वंस और सीबीआई की अदालत में मुकदमे और सब लोगों का बरी हो जाना और तमाम चीज़ें हैं। तो ये मंदिर का निर्माण कोई बहुत छोटे, उसके लिए देश को बड़ी कीमत देना पड़ी है, और देश की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द चली है बरसों तक, और बहुत ज़्यादा इसके कारण जान का, माल का नुकसान हुआ है, और बहुत ही देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ है इसके जरिए। मतलब इसको मान सकते हैं कि ये देश को बांटने में, भौगोलिक रूप से तो नहीं बटा पर आत्मीय रूप से, सांप्रदायिक रूप से बांटने में इस पूरे राम जन्मभूमि के आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा मामला सामने अगर आता है जो कि लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों के पैसे से जुड़ा हुआ है, लोगों के चंदे से जुड़ा हुआ है, और घर घर जाकर किए गए चंदे से जुड़ा हुआ है, तो उस वो बहुत आहत करता है। पर मैं इसमें भी एक दूसरी चीज कहता हूं कि जो पूरा मामला इस समय जो है वो सरकार के कामकाज, पार्टी के कामकाज और पार्टी से जुड़े जो संगठन हैं उनके कामकाज की पारदर्शिता को लेकर है। रक्षा सौदों का जो सवाल है उसमें पारदर्शिता नहीं है। रफाल को लेकर जो बहस चली वो आज तक सफाई नहीं हुई है। पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, किस तरह से खर्च हुआ, उसमें खरीदी में, वेंटिलेटर्स की खरीदी में क्या क्या हुआ, ये तमाम चीजें ऐसी है कि जिसमें एक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं, सरकार के ऊपर भी, पार्टी पर भी। और अब ये कितना बड़ा मुद्दा है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर जो उठा है, ये तो बहुत ही जबरदस्त मामला है कि आप 10 मिनट के अंदर एक इतना बड़ा सौदा, एक पब्लिक ट्रस्ट है जैसा बताया अभी आपको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की घोषणा से बना हुआ है, और इसमें हर ट्रस्ट में एक व्यवस्था रहती है कि अगर कुछ भी कोई शिकायत करता है, कोई अनियमितता होती है, कोई भी नागरिक उसके खिलाफ जांच की मांग कर सकता है। और जो इसके बचाव में तर्क दिए जा रहे हैं, चंपत राय जी ने जो कहा कि इन पर तो आरोप लगाए जाते रहे गांधी जी की हत्या की, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब सरकार की स्थिति यह है कि वो न तो योगी को हटा सकती है, न चंपत राय को हटा सकती है।
ये आपने देखा कि आदित्यनाथ योगी को लेकर कितनी राजनीति अभी चली है और अंत में ये हुआ कि उनको हटाया नहीं जा सकता। वैसे ही अभी चुनाव के पहले चंपत राय को हटाया नहीं जा सकता और उनमें कितनी नैतिकता है, नैतिक साहस है कि वो खुद कहें कि जांच पूरी होने तक मैं खुद हटने को तैयार हूं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक अलग मोड़ में चली गई है और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में उसका असर होने वाला है। ये मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया है पूर्व समाजवादी पार्टी के एक नेता पांडे के साथ। पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है और संजय सिंह काफ़ी मुद्दों को उठाते रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर और कोरोना के समय बहुत ही फोर फ्रंट पे रहे हैं वो चीज़ें उठाने और आक्रामक तरीके से उठाने में। इसमें केवल देखने की ये बात है कि जो आज जो अलग अलग राजनीतिक दल है इसको लेकर तो अब सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है कि इसको सम्मिलित रूप से एक मुद्दे के रूप में सारे विपक्षी दल कोई बात करके उठा सकते हैं क्या, या इसमें अगर ऐसा मानते हैं कि ये नैतिकता का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है और जैसा बताया कि 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा 3200 करोड़ इकट्ठा हुआ है, ये कोई कम राशि नहीं है और 1100 करोड़ का खर्चा भी है तो बाकी पैसे के उपयोग की बात है। तो क्या एक व्यक्ति को इतना बड़ा अधिकार है वहाँ कि वो बिना ट्रस्ट की मीटिंग के, जैसा बताया कि बिना पारदर्शिता के ट्रस्ट के एजेंडे के और इतने बड़े बड़े लोगों के ट्रस्ट में शामिल होने के बावजूद, नपेंद्र मिश्र हैं और तमाम लोगों के होने के बावजूद कैसे इस डील को अंजाम दे जाए, तो इसका मतलब यह है कि काफी गुंजाइश है भ्रष्टाचार की। ये बताता है, ये केवल एक डील का मामला नहीं है, ये एक बताता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी गुंजाइश है और कहाँ कहाँ गुंजाइश हो सकती है। तो ये प्रधानमंत्री की छवि पर बहुत बड़ा इसका असर हो सकता है, होगा भी, क्योंकि राम जन्मभूमि के शिलान्यास में कोरोना के समय में प्रधानमंत्री वहाँ गए और पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ और जिस तरह का उसका उपयोग किया गया। तो क्या राम जन्मभूमि, राम का मंदिर, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में लाभ पहुंचाएगा या ये मुद्दा उसके लिए नुकसान का साबित होगा, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा मामला, क्योंकि जो कमिटेड वो हिंदू वोट बैंक है, जो वो तो उसको कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो पीएम केयर्स फंड को भी डिफेंड करता है और रक्षा सौदों को भी करता है, सब चीज़ों को करता है। तो उनके लिए ये मंदिर आस्था का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न नहीं है। तो आस्था और भ्रष्टाचार में अगर दोनों में से किसी को चुनना हो, जो कमिटेड वोटर है तो वो तो आस्था को चुनेगा। वो तो मानता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार या इस तरह के मनी के पैसे को लेकर चीज़ें बहुत सारे ट्रस्ट में होती हैं, सारे संपत्तियों में होती है, मंदिरों से जुड़ी संपत्तियों में होती है। तो इसलिए कोई उसको आस्था चूंकि राम के प्रति है, इसलिए हो सकता है उसका कोई असर उन लोगों पर नहीं पड़े। पर विपक्ष के लोग कैसे इस पूरे मामले को उठाते हैं, आगे ले जाते हैं, ये बहुत फर्क करेगा, करना चाहिए मेरा।